हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्कूल के कार्यों को कर रहे होंगे। अब मैंने स्पेशली स्कूल क्यों बोला, क्योंकि इस वीडियो में आप और हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अंतिम पाठ। नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। जी हाँ, वी आर वेरी लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इन बच्चों की तरह कहीं काम पर नहीं जाना पड़ता। सुन रहे हैं आप? आपसे कह रही हूं मैं कि ये जो है इस कविता में क्या बताया है राजेश जोशी ने, हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से आज भी बच्चे, यदि हम सड़कों पर देखें, छोटी छोटी होटलों पर देखें तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों आखिर ऐसा है, जबकि संविधान में लिखित है कि 14 साल तक के बच्चों से किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करवाया जाएगा जिससे उनका बचपन छिन जाए। परंतु बावजूद इसके फिर भी आखिर क्या कारण है, क्या बात है कि छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे खुली कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानेंगे कि क्या स्कूल, मदरसे और जो भी कॉपी, किताबें, खेल कूद, मैदान, ये सब कहाँ गायब हो गए आखिर। यही तो सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता है और मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आप सभी को क्लास 6th through 12th एकदम ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी इस आपके फेवरेट चैनल, जो कि भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, मिलती है एकदम ऑनलाइन शिक्षा फ्री। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हर एक विषय के वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे। चलिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजेश जोशी जी के जीवन परिचय को, कि राजेश जोशी जी, कवि राजेश जोशी जी किस तरह की रचनाएं करते थे और कैसे उनके मस्तिष्क में ये उपजा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं या चाइल्ड लेबर पर ये टॉपिक किया जाए या बात की जाए, ताकि सभी जो आराम से देखते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये आखिर क्या बात है, इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं, क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सही टॉपिक लग रहा है, या फिर कहना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय की ओर और जानते हैं कवि राजेश जोशी जी के जीवन के बारे में। धन्यवाद देते हैं हम सभी हिंदी के साहित्यकारों का, जिन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से हम सभी के मस्तिष्क को हमेशा सजग करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय बिंदु, ऐसे टॉपिक्स पर हमारी नजर लेकर गए हैं जहां पर शायद हम जा भी नहीं सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यही परिचय देते हैं हमारे हिंदी के साहित्यकार, चाहे वे कवि हों या रचनाकार। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई सन 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। राजेश जोशी जी ने एमएससी की उपाधि प्राप्त की, जीव विज्ञान और एमए समाजशास्त्र, और फिर भी एक बैंक से संबंध हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। राजेश जोशी जी ने भी कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, टीचिंग लाइन में भी वे गए। राजेश जोशी जी ने कविताएं लिखी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविताएं लिखी, बल्कि कहानियां, नाटक, लेख और भाष्य भी लिखे। उन्होंने कुछ नाटक रूपांतरण और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उन्होंने भरथरी की कविताओं का कल्पतरु ये भी और मायाकोस्की की कविताओं का ट्राउजर वेयर बादल के रूप में अनुवाद किया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ साथ और भी कई भाषाओं में अपना काम किया। ना केवल हिंदी, भारतीय भाषाओं के अलावा और भी कई भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की। उदाहरण के लिए उनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी प्रकाशित हुए। उपलब्धियां हैं उन्हें मुक्ति बोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार के साथ साथ प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कवि राजेश जोशी जी का जो नाम है वो आज संपूर्ण इतिहास में बहुत चमकता है। रचनाएं हैं कविता संग्रह एक दिन पेड़ बोलेंगे। इनकी रचनाएं ध्यान से सुनिए। रचनाएं भी इस तरह की रचनाएं होती थी जहां पर शायद हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि क्या एक दिन पेड़ बोलेंगे। फिर लिखा है मिट्टी का चेहरा और पृष्ठभूमि में हंसी,
दो पंक्तियों के बीच। आखिर क्या है दो पंक्तियों के बीच? कहानी संग्रह है सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़, इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाएं की। और ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम सभी, आपसे भी मैं कहना चाहूंगी, आप तो स्वयं अभी स्टूडेंट्स हैं, अपनी कक्षा 9th में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में हैं, आपने भी अवश्य देखा होगा और कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया होगा, सड़कों पर कहीं कोई बिल्डिंग या इमारत या फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, वहां भी छोटे छोटे बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम करते नजर आते हैं। हम देखा और आगे चल देते हैं, हमने यहाँ वहां ध्यान दिया, कभी कभी सड़कों पर हमारे गाड़ी के गेट को खटखटाते हुए नजर आते हैं कि सर ये ले लीजिए, फूल ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, गुब्बारे ले लीजिए, बहुत भांति भांति से हमने हर जगह देखा है। लेकिन क्या कभी हमने इस गंभीरता से सोचा है कि आखिर ये बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? उत्तर आएगा क्योंकि उनको अपना पेट पालना है। हो सकता है क्या यही होगा कि उनके माता पिता या तो नहीं होंगे इस दुनिया में, या फिर हैं तब भी वो इतने सक्षम नहीं होंगे कि वे अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकें और उनको विद्यालय भी भेज सकें। विद्या प्राप्त करना हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा है। और संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो आप सब भी भली भांति जानते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का जब हम प्रथम द्वितीय तृतीय पृष्ठ खोलते हैं, वहां भी संविधान से संबंधित बहुत सारी बातें दी गई हैं। आखिर संविधान में जो लिखा है क्या उसका पालन किया जाता है? क्या संविधान में जो भी, जैसे अक्सर कभी क्या है कि सब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तो अब साइड में रख दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्पीक टू फ्रीडम, फ्रीडम टू स्पीक, बहुत सारी बोलने का अधिकार, ये अधिकार वो अधिकार, कई अधिकार है, मतलब 6 अधिकारों से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नियत है और संविधान में ये है। लेकिन क्या जो संविधान में लिखा है उसको भली भांति लागू करने पर क्या हम सभी द्वारा उसका पालन किया जाता है? प्रश्न नहीं उठता है। और इस प्रश्न का उत्तर हमें इस कविता में जरूर मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया तो लिख दिया। कभी कभी क्या हम देखते हैं आसपास की ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां सामने आती हैं कि लिखा है कि ये होगा तो ये मिलेगा, ऐसा किया किसी ने तो उसको अपराधी मान लिया जाएगा। परंतु यहाँ पैसे का बोलबाला है समाज में, कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, और ये देखने को मिलता है। भाई भतीजावाद, जिसको नेपोटिज्म के नाम से भी जानते हैं, उसके आधार पर कई तरह की ऐसी बातें हमारे समक्ष आती हैं कि ओह ये क्या है, वाकई में अंधा कानून है क्या? जो कानून में या जो न्यायालय में जो मूर्ति रखी रहती है पट्टी पर और तराजू लिए, क्यों ऐसा है कि सबूतों के आधार पर कोई बेगुनाह आदमी को भी सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और वहीं गुनाहगार को एकदम खुला छोड़ दिया जाता है? आखिर क्या है? कैसे पता लगाया जाए कि कौन सही है कौन गलत, किसने गुनाह किया है कौन बेगुनाह है? इसके पीछे क्या है? बस तो इसके पीछे यही है कि जो सबूत है उसी को सही मानकर करार कर दिया जाता है। अब बात आती है छोटे छोटे बच्चों की। इतने छोटे बच्चे जिन्होंने शायद कभी खिलौने नहीं देखे हों, कभी अपने किताबें भरकर बस्ते का बोझ ना उठाकर बड़ी बड़ी ऐसी सामान उठाए होंगे जो उनके बोझ से कहीं ज्यादा होगा। क्या हुआ है आखिर? क्या कारण है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी सर्दियों में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता को इस तरह से ना लिखकर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, कवि राजेश जोशी जी ने हमें बताया है। आइए सुनते हैं और ध्यान दीजिएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि भौतिकवादी युग में मानव से दूर तो होता ही है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। कितनी बड़ी बात लिखी है कि मानव से दूर तो हो ही रहा है। भावनाएं एकदम क्षीण होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं। भावनात्मक तरीके से जो जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं दूर जाता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसने बच्चे के बचपन को भी छीन लिया है। मानव ने ही बच्चों के जीवन को छीन लिया है। क्या कारण है? सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेलकूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सामाजिक विषमता समझते हैं आप? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, लोअर क्लास, बिल्कुल बिलो लोअर क्लास, फिर मिडिल, अपर, लोअर,
इस तरह से वर्ग में विभाजन हो गया है। जो धनी है, धनी अर्थात जिनके पास पैसा, गाड़ी, दौलत, सब कुछ है, शोहरत है, तो उनको उच्च वर्ग में शामिल कर दिया है। और वहीं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ भोजन और ये है, पहले तो क्या होता था, निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय, उच्च वर्गीय, 3 वर्गों में डिवाइड था कि ठीक है ये धनी वर्ग है, ये मिडिल क्लास फैमिली है, ये लोअर क्लास फैमिली। लेकिन अब लोअर की भी कई कैटेगरीज हो गई हैं, मिडिल की भी कई कैटेगरीज हो गई हैं और उच्च की भी कई कैटेगरीज हो गई हैं। क्या धन के आधार पर ही व्यक्ति का जो वर्ग है, स्टेटस है, वो नापना चाहिए, मापना चाहिए? कहीं ना कहीं हम सब कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं है पैमाना, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको मानते हैं। तो ये जो सामाजिक विषमता है कि ये छोटा है, इसके पास धन कमी है, ये निर्धन है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये इंसान नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह से दृष्टिगत, इस तरह से विचार, इस तरह के दृष्टिकोण व्यक्ति ही व्यक्ति के प्रति रखते हैं। अब दिया है कि सामाजिक जो है विषमताएं वो बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर देती हैं। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सवेरे काम पर जा रहे हैं। जो समय की सबसे भयानक बात है कि सबसे भयानक बात क्यों है कि छोटे छोटे बच्चे जो आगे आने वाले भविष्य का कर्णधार हैं, समाज का जो भार है उनके मजबूत कंधों पर आना चाहिए था, परंतु समाज का भार तो कहें क्या, उनके पास तो उनके स्कूल के बस्तों का भी भार नहीं है। क्या भार है उनके ऊपर? कवि जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों की खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं? वो खेलते कूदते, वो कहाँ गई सब कुछ गेंदें उनके खेल खिलौने के अंतरिक्ष में समा गई हैं? या फिर दीमकों ने उनकी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है? क्या दीमक जानते हैं ना, लकड़ी में जो एक कीड़ा रहता है जो खा जाता है लकड़ी को सॉरी, तो क्या उसी तरह से उनकी सारी किताबों को, पाठ्य पुस्तकों को दीमक खा गए? क्या उनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं? कुछ भी नहीं बचा है? क्या सारे विद्यालय, बाग बगीचे, घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए? कुछ भी नहीं बचा है, ना विद्यालय है, ना घरों के आंगन है, ना खेल के मैदान है। क्या इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या ये सब कारण है बच्चों के काम जाने के पीछे? नहीं तो आखिर क्या कारण है? यदि बच्चों से उनके बचपन में ही काम लिया जाने लगा तो यह विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? देखते हैं कि देखिए, अब यहां पर प्रश्न आता है कि विश्व के लिए क्यों खतरनाक है? भाई जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आज थोड़ी जा रहे हैं, वो तो सदियों से जा रहे हैं, सदियों से जा रहे हैं, तो क्या आज हमें कुछ खतरनाक पहलू नजर आ रहे हैं? प्रश्न ये उठ सकता है बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि आज हम देख रहे हैं बच्चों को काम पर जाते या फिर कल कोई भी बच्चा काम नहीं करता था। बिल्कुल सभी बच्चे, और शुरुआत से ऐसी स्थितियां स्टार्टिंग से ही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, मजबूरी है, उनके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं, माता पिता उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इतने मजबूर हैं कि बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काम पर भी जा रहे हैं और उसी ये जो पैसे या कुछ भी उनको प्राप्त हुआ उससे विद्यालय भी जा रहे हैं। इतनी भयानक है दृष्टि, आखिर कौन उसका समाधान करेगा? कवि यही प्रश्न करते हैं। देखिए पंक्तियां हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि स्वयं लिखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और हम आराम से पढ़ भी रहे हैं कि हाँ, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं लग रहा है। हाँ लिखा है बिल्कुल, जैसे कि अब विवरण की तरह लिखा है कि हाँ ये विवरण है और ऐसा ही होता है। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि ये हमारे समय की सबसे भयंकर घटना है, तो इसे विवरण की तरह ना लिखकर सवाल की तरह लिखना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर, या काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो अब देखिए, सर्दी के मौसम में जबकि हम विद्यालय, आपको बिल्कुल अनुभव याद है ना, जब सर्दी का मौसम हो, मम्मी कहती है उठो जल्दी, बस आ गई है, स्कूल जाना है, मम्मी प्लीज थोड़ा 5 मिनट और सोने दो ना। इस तरह से स्वेटर और इनर्स और क्या क्या हम पहनकर फिर जाते हैं ठिठुरते ठिठुरते स्कूल, और कभी कभी तो नहीं जाते हैं। लेकिन उस ठिठुरन में भी, उस ठंडी में भी, उस कड़ाके की सर्दी में, जाड़े का महीना भी कहते हैं सर्दी को, उसमें छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते नजर आ रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए कुछ कमाई करने जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं।
कितनी भयानक घटना है ना, सोचकर ही बड़ा अजीब सा लगता था। आप अपने अनुभवों को शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आपने देखा है कि इस तरह से सर्दी में या कहीं ऐसी सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं? जाड़े की ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी रहती है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए चले जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है, सूचना दे रही है कि हाँ भाई, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने का विषय में है। पर वह समाज को आगाह करते हुए यह भी कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे भयानक सत्य है। आखिर कौन उठाएगा जिम्मेदारी? आखिर कौन लेगा अपने कंधों पर उनका भार? क्या है कोई जो कहे कि हाँ, मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को काम पर नहीं जाने दूंगा, मैं जितनी मेरी चादर है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं उनको शिक्षित करने की कोशिश करूंगा? क्या है कोई जो हमेशा अपने पैसों की गर्माहट में इठलाते रहते हैं, यहाँ वहाँ पैसे को पानी की तरह बहाते रहते हैं? क्या उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले सके? बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या उन बातों को मान पाएंगे हम? आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं? इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देते हैं, जिसका कोई उत्तर नहीं है। अनुत्तरित अर्थात जानते सब हैं, दुख भी होता है, सुनने में बड़ा अजीब सा भी लगता है, देखने में दया का भाव भी उत्पन्न होता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर ज्यों ही हम वहां से गुजर जाते हैं, तुरंत हमारे मस्तिष्क से, माइंड से सब कुछ डिलीट हो जाता है, भूल जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि हाँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन जैसे ही हम इस फील्ड से, इस क्षेत्र से, इस ऑरा से बाहर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। ये मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन कभी ना कभी हमें इस बारे में जरूर सोचना है और कदम उठाना है कि हमें कुछ तो करना होगा जो उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहते हैं कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह ना ले, ये जो वर्तमान समय चल रहा है इसे यूं ही ना ले कि हाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, जरूरत है, पेट भरना है, पेट पालना है, इसलिए काम पर जा रहे हैं, बल्कि इसको सवाल की तरह ले। क्यों? क्योंकि सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हो, किन कारणों की वजह से वे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें अपने मस्तिष्क को एकदम ध्यान में रखकर ये सोचना है और सोचने के साथ साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करना है कि क्या हम किसी की सहायता कर सकते हैं, क्या हमारे आस पड़ोस में या कहीं भी हमने जहां देखा है कि हाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, कॉपी किताबों की व्यवस्था कर सकते हैं, क्या उनके लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर सकते हैं कि वे कॉपी किताब नहीं खरीद सकते हैं तो हम अपने बच्चों की या यहाँ वहाँ से जो पढ़ चुके हैं बच्चे उनके लिए कुछ सहायक बन सके। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी जो भी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, कबाड़े में दे देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं यूं ही कि घर साफ हो जाए। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं हो सकता है वो किसी का भविष्य बदल दें। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये बातें हैं छोटी छोटी जो कि हमें रखना है याद। यदि हम चाहें तो कर सकते हैं हम समाज का बहुत कुछ परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। और जो हमेशा नियमित ढर्रे में अर्थात कि सुबह उठ गए, जाना है काम पर, आना है, ये परिवार का पालन पोषण, वो तो हमारे जीवन में लगा ही है, लेकिन कुछ जो लीक से हटकर काम करते हैं और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? आप पूछना चाहते हैं कवि कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके खेल, खिलौने, गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, स्पेस में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक?
इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा है कि जो भी बच्चों को देखते हैं कहीं प्लेग्राउंड में या स्कूल में जो मैदान बने रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े खेलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। खेलने में मज़ा भी आता है। कितना भी हम पढ़ने के प्रति रुझान रखते हो, लेकिन हमें स्कूल में भी लगता है गेम्स पीरियड, ओह वाओ गेम्स पीरियड में जाना है, और जल्दी से जल्दी हम गेम्स पीरियड में जाते हैं। भले ही धूप हो, पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन हमें जाना है। गेम्स पीरियड का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, रहता है ना। तो फिर इन बच्चों का बचपना ही छिन गया। खेलने की जो उम्र है वही जा रही है धीरे धीरे। उनको तो अभी से जिम्मेदारी और कमाई के बोझ तले दबा दिया गया है। क्या हम उनके लिए कुछ सोचेंगे? नहीं, सोचेंगे और करेंगे। फिर क्या कभी कह रहे हैं कि क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खेल खिलौने? ऐसा कुछ हुआ है क्या? कुछ ऐसा हुआ हो भूकंप जैसा, काले पहाड़ के नीचे दब गई सारी रंग बिरंगी किताबें, मदरसे विद्यालय की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो एकदम भूकंप की तरह ढह गई, सारी की सारी गिर गई हैं, शायद इसलिए काम पर जा रहे हैं। क्या ये कारण है? उत्तर आएगा नहीं, ये नहीं है। मदरसे भी हैं, स्कूल भी हैं, खेल हैं, खिलौने हैं, मैदान भी है। फिर क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? सारे मदरसे, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब कहीं मैदान नहीं है क्या? बगीचे खत्म हो गए हैं, या फिर घरों में आंगन ही नहीं है? क्या इसी कारण से छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर कड़ाके की सर्दी में भी काम पर जाते नजर आ रहे हैं? जिनके पास तन ढकने के लिए सही से कपड़े तक नहीं है, सर्दियों की बात तो छोड़िए, जिनको अपने आप को ढकने के भी लिए सही से कपड़े नहीं है, वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कवि हमसे यही पूछना चाहते हैं। तो क्या हम सिर्फ पढ़कर या सिर्फ ये लिखकर इस बात को यूं ही भूल जाएंगे, या हमें कुछ करना है, कुछ ठानना है? कहते हैं निश्चित कर अपनी जीत, और जब हम ठानेंगे तभी कुछ होगा। क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए हैं? क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या भूकंप ने गिरा दिया है सभी मदरसों और विद्यालयों की इमारत को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान इस दुनिया से खत्म हो गए हैं? कभी समाज से पूछता है, हम सबसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई नहीं दे रहे? जहां उन्हें दिखाई देना चाहिए वो वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जहां वे नहीं दिखाई देना चाहिए वहां उनका बचपना छीना जा रहा है या छिना जा रहा है। आखिर क्या कारण है? जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खेल खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में बोझ आ गया है, उनके हाथों में काम आ गया है, उनके कंधों पर उनसे डबल ट्रिपल बोझ आ गया। आखिर क्या कारण है? और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए, जाड़े की सर्दी मतलब बहुत अत्यधिक सर्दी वाली, कड़ाके की सर्दी, ठीक है, काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। हम सब ने देखा है ना, आपने भी देखा होगा। क्या कभी आपने किसी बच्चे की हेल्प की? हेल्प मीन्स ये नहीं कि 2 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 या 500 या 1000 दे दिए। हेल्प, क्या आपने उसके जीवन को, आपने मीन्स मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व करती हूं, क्या हमने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य किया जिससे एक भी बच्चा उस दलदल से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया? यदि ऐसा कार्य किया है तो वास्तविक रूप में हम में इंसानियत है, और हम अपने अलावा भी कुछ सोचते हैं। हमारे अपने स्वार्थ के अनुसार या स्वार्थ के अलावा भी दूसरों के हितों के बारे में हम सोचते हैं, जो कि मानवता की सबसे पहली पहचान है। मानवता की पहचान, ठीक है, पता है ना आपको, परोपकार, दया का भाव। यदि ये भावनाएं नहीं होंगी तो फिर क्या मतलब? स्वयं का पेट भरना या अपने बारे में सिर्फ सोचना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? यही अंतर है, भावनाओं का अंतर है, सोच समझ का अंतर है, बुद्धिमत्ता का अंतर है। तो उस अंतर को हमें दिखाना भी होगा। अगला है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? मान लीजिए गेंदें चली गई अंतरिक्ष में, दीमकों ने खा लिया किताबों को, मदरसे, विद्यालय, सारी इमारतें भूकंप में ढह गई हैं, जो भी खेल के मैदान हैं, बगीचे हैं, वो खत्म हो गए। ठीक है, यदि ऐसा हो गया तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कुछ नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि फिर आगे कहते हैं कि गेंद, ये भी जो भी किताबें हैं, खेल के मैदान हैं, बगीचे हैं, सब कुछ यदि खत्म हो जाते तो कितना भयानक होता ना। लेकिन भयानक है इससे भी ज्यादा यह है
कि सारी चीजें हैं हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, अर्थात जैसे कि तैसी, अर्थात एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। ये सारी चीजें हैं, सारी वस्तु हैं यथावत, वैसी ही हैं जैसी थी। मतलब गेंदे भी हैं, किताबें भी हैं, मदरसे भी हैं, विद्यालय भी हैं, बगीचे भी हैं, खेल के मैदान भी हैं और आंगन भी हैं। फिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं? ये तो उससे भी भयानक है। आखिर क्यों? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर क्या हो सकता है? क्या हम उनके भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं? क्या हम उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं? यदि हाँ, तो हम सिर्फ सोचते ही ना रह जाएं, कुछ कर गुजरना होगा। एक ना एक बच्चे की जिम्मेदारी हमें अवश्य लेनी होगी। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। जब बचपन, कहते हैं ना कि आपने वो कविता सुनी होगी कि कितनी बार किश्तियां डूबी शिकन नाई पनघट पर, कितनी बार मटकियां फूटी चहल पहल वैसी ही तट पर। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बहुत प्यारी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। क्या बचपना ही जब चला जाए, कहते हैं ना कि जिस दिन हमारे मन से, जिस दिन हमारे दिल से बचपना मर जाता है ना, उसी दिन समझ लो हम बूढ़े हो जाते हैं। उम्र हमें बूढ़ा नहीं बनाती है, सोच हमें अपना बूढ़ा बनाती है। यदि सोच हमारी हरदम एक्टिव रहेगी, हरदम मीन्स जब भी हमें जिस कार्य के प्रति करना है वो एक जिद होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि यस आई हैव टू डू, मुझे करना ही है चाहे कुछ भी। ये नहीं अरे भाई ये भी करना है वो भी करना है, ये बुढ़ापे की सोच नजर आती है। अब हैं हम एकदम युवक और सोच है हमारी ओहो ये भी करना है वो भी करना है, आलस से नजर आता है, देखकर ही मनहूसियत सी छा जाती है। क्या मतलब ऐसे युवावस्था का, युवावस्था में जोश दिखना चाहिए, एकदम एक जिद दिखनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाहत दिखनी चाहिए, तब समझ में आता है। आपने भी अनुभव किया होगा ना, कुछ जो उम्र दराज व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा ऊर्जावान नजर आते हैं, कुछ जो यंगस्टर्स रहते हैं वो बोझिल से नजर आते हैं, बोलते भी नहीं बनता, और जा रहे हैं तो कोई उनको कहता चलो भाई जाने दो, ये तो सोता राम है, सुप्त अवस्था में ही रहता है हमेशा। ऐसा होता है। तो यही कहना चाहते हैं कवि कि आखिर वस्तु सब यहां पर है, तो आखिर क्या हुआ कि ये सब जैसी की तैसी हैं, अर्थात यथावत है, फिर भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कहने की बात है कि वस्तु स्थिति यह नहीं है। वह कहते हैं कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसी ही पड़ी हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें, अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है, नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। शायद क्यों वंचित ही हैं? कोई शौक से जाएगा क्या मजदूरी करने? नहीं जाएगा। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश, श्रम करना ही उनकी नियति बना दी हो। रोटी, पेट भरने की जो भूख है, पेट की जो ज्वाला है, पेट की जो अग्नि है, उसको समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन उनके पास बचा काम करना। शायद इसीलिए वे काम पर जा रहे हैं। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि कहाँ कहाँ हम देखें कि कौन जा रहा है काम पर, क्या कर रहा है, ये सही है। लेकिन जो हमारा अपना क्षेत्र है, जहाँ हम देख पा रहे हैं, जो हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, और ईश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य प्रदान किया है कि हम अपना खर्च उठाने के साथ साथ उनका खर्च भी उठा सकते हैं, तो इससे बड़ा उपकार भला क्या होगा। हमें अपने जीवन में इस विषय में अवश्य सोचना चाहिए, और कभी ना कभी अपने जीवन में ये कार्य तो कर ही देना चाहिए, ताकि हमारे कारण या फिर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। कहते हैं ना कि धन दौलत ही एक ऐसा वो नहीं है कि जिससे हम किसी की सहायता कर सकें। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिससे हम लोगों की, अर्थात दुखी व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, और जो दुखी या व्यथित या परेशान जो व्यक्ति रहते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करते हैं, वे तो मसीहा कहलाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से कविता की पंक्तियों को सुना है, समझा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि कहाँ और किस तरह से आपने बच्चों को काम करते हुए देखा है। यदि देखा है तो क्या कभी आपने किसी की सहायता की?
सहायता की तो किस प्रकार की सहायता की, या कॉपी किताबें देकर की, या फिर अपने जो कपड़े हैं वो देकर की, वो जरूर आप लिखिएगा। इसी तरह के हर एक वीडियो को हम विस्तृत रूप से जानेंगे, उससे संबंधित जो नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज, उनको भी पहचानेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन कक्षाएं, शिक्षा, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री मिलती हैं, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआई, जीआई भी, मैंने कहा ना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री मिलते हैं। अब मैं कहूं कि आप अपनी क्लास के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मीडियम चुनते हैं। जैसे आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और हिंदी तो हमेशा हिंदी में ही रहेगा, इनको आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। क्लिक करेंगे जो भी विषय आपको देखना है। तो पहले हम बात करते हैं अभी हिंदी की। क्लास 9th हिंदी, क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक टॉपिक को डिवाइड करके रखा है, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। देखना क्या चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना है, क्रमानुसार सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो देखना है, या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट देखना है, तो जो भी आपको देखना है क्लिक करेंगे, हर एक चैप्टर का आपको वही नजर आएगा। इतनी सुविधा, इतना समय जो है, आपको इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी भविष्य के लिए तैयारी कर पाए। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और जब आप जो भी आप वीडियो देखेंगे, मुझे इतना विश्वास है कि आपको पसंद जरूर आएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आपके विषय से रिलेटेड वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आप उसका सही समय पर लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और आप बड़े टेक्नो फ्रेंडली स्टूडेंट्स हैं, तो अपने कॉन्टैक्ट्स में सभी लिंक शेयर करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, परिचित हैं और रिलेटिव्स हैं, उनको भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता है आपको क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? इसी कविता, अर्थात बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।